हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो बेटा, हम लोगों की प्रैक्टिस लगातार चल रही है। आप लोग अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे इस सेशन से ज़रूर जुड़िए। पिछली वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो ज़रूर देखिए। क्लास की शुरुआत करने से पहले बेटा क्लास को एक लाइक ज़रूर किया करिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर ज़रूर किया करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित का सरलीकृत मान क्या है। ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि 3/15 a की पावर 5 b की पावर 6 c की पावर 3 गुणा 5/9 a b की पावर 5 c की पावर 4, इसमें भाग देना है कितने से? 10/27 a² bc क्यूब से। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखिए बेटा, जैसे ये प्रश्न में दिया है 3/15, ये a की पावर 5 b के पावर 6 c के पावर 3 गुणा आगे बेटा 5/9 a b के पावर 5 और c के पावर 4। ये हमें यहाँ इतना दिया है। आगे दिया है भाग देना है 10/27 a² bc के पावर 3 से। तो आप लोगों को पता है और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि गुणा जो है भाग का प्रतिलोम होता है। तो ये भाग में लिखा है 10/27। अगर इसको हम लोग गुणा कर दें, यहाँ गुणा अगर कर दें तो ये 10/27 पलट कर क्या हो जाएगा बेटा? 27/10 हो जाएगा। और ये जो ऊपर अंश में a² bc क्यूब है, ये हर में चला आएगा a² bc क्यूब। तो बस अब इसी को हल कर लेना है। हल कैसे करना है ये देखिए। 5 तिहाई 15, 3 से 3 कटा और 9 तिहाई के 27, यानी कटने पिटने के बाद अंक में बचा क्या? 3/10। अब 3/10 अंक में बचा है, यानी हमारा बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन। ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि अंक में 3/10 बचा है। अब 3/10 ए वाले में भी है, 3/10 सी वाले में भी है। अब ए बी सी के पावर देखते हैं कितना बचता है, यानी ये ए बी और सी है। अब इनके पावर हम लोग देखते हैं क्या क्या बच रहा है। तो यहाँ से देखिए ये a की पावर 2 है, तो यहाँ से एक a यहाँ से कटा और एक a यहाँ से कटा, तो a की पावर कितना बचा? 4। यहाँ देखिए a की पावर 2 था तो 2 पावर से 1 पावर ये कटा और 5 में से एक a जब हम लोग काट दिए तो 4a बचा, यानी a की पावर 4 बचा। अब b देखते हैं। b यहाँ से एक b है बेटा। अब यहाँ से अगर एक b हम लोग काट देंगे तो यहाँ 4b बचेगा। ये b के पावर 5 है, इस 5 में से एक b इस वाले b से अगर हम लोग ये वाला काट देंगे तो b के पावर 4 बचेगा। अब यहाँ से b के पावर 4 है और यहाँ b के पावर 6 है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10, यानी b के पावर 10 बचा। अब c के पावर हम देखते हैं कितना बचेगा। तो c की पावर 3 देखिए यहाँ भी है और c की पावर 3 यहाँ भी है। ये c के पावर 3 से c के पावर 3 कट गया तो बचा कितना? यहाँ देखिए ये c के पावर 4 अभी भी यहाँ बचा है, तो c की पावर कितना आ जाएगा? 4। यानी हमारा आंसर कितना आ गया? 3/10 a की पावर 4 b के पावर 10 और c के पावर 4। यही हमारा आंसर है। तो ये देखिए किस ऑप्शन में है? c तो है नहीं, a है। a लेकिन बेटा यहाँ देखिए b की पावर 6 लिख दिया गया है, तो यहाँ b के पावर 10 आप लोग बना लीजिएगा। ये जो b के पावर 6 है, यहाँ आप लोग b के पावर 10 बना लीजिएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन a जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि यदि x बराबर √5 + 2 तो x³ - 6x² + 12x - 13 का मान क्या होगा?
अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो यक्स बराबर ये क्यूब रूट 5 प्लस 2 है, इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, अब ये यक्स बराबर क्यूब रूट 5 प्लस 2 है, तो इसको हम लोग बेटा यक्स माइनस 2 बराबर ये क्यूब रूट 5 लिख सकते हैं, ये 3 है, क्यूब रूट 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इस 2 का हमने पक्षांतर कर दिया। 2 का जब आप लोग पक्षांतर करेंगे तो 2 प्लस में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 5 के साथ जो क्यूब रूट है इसको हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का घन कर दे रहे हैं। अगर ये 5 का स्क्वायर रहता, स्क्वायर रूट रहता, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करते, लेकिन यहाँ 5 क्यूब में है, क्यूब रूट में है, तो यानी हम दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो चलिए घन करके देखते हैं क्या आता है। जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये यक्स माइनस 2 का घन हो जाएगा, बराबर ये 5 जो है ये क्यूब रूट में 5 है, इसका जब घन करेंगे ये पावर 3 लग जाएगा। अब ये यक्स माइनस 2 का क्यूब, ये अगर यक्स को a मान ले और 2 को b मान ले, तो a माइनस b का होल क्यूब हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो अब a माइनस बी का होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा देंगे। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब का मतलब यक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब का मतलब 2 का क्यूब माइनस 3ab का मतलब 3 गुणा यक्स गुणा 2, और ब्रैकेट में होता है बेटा a माइनस बी यानी यक्स माइनस 2, बराबर ये क्यूब रूट से ये घन वाला पावर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 5। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए ये हो गया यक्स की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 का गुणा 3 बार। तो 2 का गुणा जब 3 बार करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8। अब आगे क्या करेंगे बेटा, ये देखिए ये 3 गुणा यक्स गुणा 2 जो है ये 3 दूना के 6 यक्स हो गया। अब 6 यक्स ये जो आया है इसका गुणा हम लोग यक्स माइनस 2 में करेंगे। ये 6 यक्स के साथ यक्स माइनस 2 गुणे में है, यानी 6 यक्स का गुणा सबसे पहले यक्स में करेंगे, उसके बाद 2 में करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं। 6 यक्स का गुणा जब यक्स में करेंगे तो हो जाएगा 6 यक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए प्लस आएगा। प्लस कैसे आएगा, यहाँ ये देखिए माइनस वाला चिन्ह है और यहाँ माइनस चिन्ह है, तो माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। अब ये 3 दूना के 6 यक्स तो है ही, अब 6 यक्स का गुणा जब 2 में करेंगे तो 6 दूना के 12 यक्स हो जाएगा। और ये -5 कर ले रहे हैं, 5 का भी हम लोग पक्षांतर कर ले रहे हैं, तो बराबर 0 हो जाएगा। यानी सारी संख्याएं एक तरफ कर लिए और बराबर हम लोग 0 रख दिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए ये हो गया बेटा यक्स क्यूब, ये जो 6 यक्स स्क्वायर है इसको हम लोग क्यूब के बाद लिख ले रहे हैं, इसको आगे पीछे लिखिए कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, प्लस उसके बाद हम लोग 12 यक्स लिख ले रहे हैं। आगे होगा माइनस, ये -8 और -5, ये दोनों चिन्ह माइनस माइनस हैं। मैंने आपको बताया था कि जब दोनों चिन्ह समान होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, यानी -13 बराबर कितना है, 0। ये बराबर 0 है ही। तो यहाँ प्रश्न में देखिए क्या पूछा है, यक्स क्यूब -6, ये यहाँ से मिलाइए, ये जो प्रश्न में दिया है और ये मिलाइए। देखिए यक्स क्यूब है -6 यक्स स्क्वायर प्लस 12 यक्स -13 का मान पूछा है, तो का मान बराबर कितना आ गया, 0। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। ए ऑप्शन में 0 है ना, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। 3 वाला प्रश्न देखिए बेटा, 3 वाला बहुत ही आसान है, देखने में आप लोगों को थोड़ा सा कठिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन देखिए बहुत ही आसान है। आसान कैसे है,
ये देखिए 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग पूरे के होल पावर है बेटा 3/2 बराबर 6 का क्यूब गुणा ए है। तो हमसे ए का मान पूछा है, यानी इस ए का मान हमें बताना है। तो ए का मान कैसे निकलेगा? सबसे पहले देखिए 13 का वर्ग जब आप लोग करेंगे तो कितना आएगा? 169। 13 का वर्ग का मतलब 13 गुणा 13, 13 का गुणा 2 बार, तो 13 का वर्ग आ जाएगा 169 माइनस ये 5 का वर्ग करेंगे तो 5 बचे 25, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। पावर 3/2 है तो पावर 3/2 हम लोग लगा देंगे और ये बराबर में 6 की पावर 3 गुणा ए है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे बेटा? अब 169 में से जब हम लोग 25 माइनस करेंगे तो आएगा 144 और 144 के पावर 3/2 है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे बराबर 6 की पावर 3 गुणा ए है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब 144 देखिए ये 12 का वर्ग है, 144 जो है वो 12 का वर्ग है, यानी 12 गुणा 12 अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि 12 गुणा 12 बराबर कितना आएगा? 144। तो 12 का वर्ग करके पावर 3/2 है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे और ये हो जाएगा 6 की पावर 3 गुणा ए। अब देखिए अब क्या होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है कि a की पावर m पावर n होता है, तो ये बराबर किसके होता है? a पावर m इंटू n। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ये तो बहुत पुराना फार्मूला है। तो यहाँ देखिए 12 के पावर 2, ये देखिए 12 के पावर 2 उसके होल पावर 3/2, यानी 2 का गुणा 3/2 में हो जाएगा। तो बचेगा कितना? बचेगा बेटा 12 के पावर 3। 12 के पावर 3 कैसे बचा? जैसे ये देखिए 12 के पावर 2 है तो 2 का गुणा हम लोग किस में करेंगे? 3/2 में। घात के ऊपर जब घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 2 का गुणा 3/2 में जब करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा, बचेगा कितना? 3। तो वही मैंने 12 की पावर 3 लगा दिया। अब आगे क्या करेंगे? अब यहाँ 6 की पावर 3 गुणा ए है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब ए बराबर कितना आएगा बेटा? ये देखिए 12 की पावर 3, 12 की पावर 3 का मतलब क्या है? 12 का गुणा 3 बार, यानी 12 गुणा 12 गुणा 12 3 बार, बटा ये 6 की पावर 3 है तो यानी 6 का गुणा भी 3 बार। अब बटा 6 गुणा 6 गुणा 6 कैसे हुआ? ये देखिए जब 6 की पावर 3 का हम लोग पक्षांतर करेंगे इस 12 के साइड में तो 12 की पावर 3 बटा के 6 की पावर 3 होगा, क्योंकि 6 की पावर 3 जो है एक के साथ गुणे में है तो इसका पक्षांतर भाग होगा। तो 12 की पावर 3 ना लिखकर मैं 12 गुणा 12 गुणा 12 यानी 12 का गुणा 3 बार बटा 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 6 का गुणा 3 बार कर दी हूँ। अब क्या करना है? अब ये देखिए 6 दूना के 12 ये कट गया, 6 दूना के 12 ये कट गया, 6 दूना के 12 ये कट गया, यानी बचा कितना? बचा 2 गुणा 2 गुणा 2। ए बराबर कितना आ गया? ये 2 गुणा 2 गुणा 2। तो अब ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन दिया क्या है। ऑप्शन दिया है 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो यहाँ देखिए 2 2 हमारे पास कितनी बार आया है? 3 बार। 3 बार आने का मतलब यानी 2 की पावर 3। ये देखिए ए बराबर कितना बचा है? 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 हमारे पास 3 बार बचा है, तो 2 की पावर 3 यही ए बराबर हमारा आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है कि यदि 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन के आधार का व्यास होगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोगों को पता क्या होगा बेटा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr/h। ये क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? 2πr/h। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्रश्न में दिया है 88 और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, यानी 2πr/h जो है
ये हमारे किसके बराबर है, 88 के बराबर है। यह प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच बराबर कितना हो जाएगा, 88। अब क्या करेंगे बेटा, अब ये देखिए 2 गुणा पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है बेटा 22/7 गुणा आर ऐसे ही लिख लेंगे, गुणा यच कितना है बेटा, ये 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर ये वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है ना, यानी 14 सेंटीमीटर लंब वृत्तीय वाले। तो यच का मान कितना हो जाएगा, 14 बराबर 88 है, तो बराबर 88 हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। अब आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये देखिए ये 88 तो है ही, ये बटा 7 है, तो ये 88 के साथ गुणे में चला जाएगा, और बाकी जितनी संख्याएं हैं यानी 2 गुणा 22 गुणा 14 यह हर में चली जाएंगी। हर में कैसे जाएंगी, क्योंकि ये सब देखिए गुणे के संबंध में है, तो ये भाग में आ जाएगा पक्षांतर करने के बाद, और 7 जो है यह भाग में है, इसका पक्षांतर जब हम लोग करेंगे तो ये गुणे में चला जाके ऊपर अंश में 88 के साथ गुणे में हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए 2 7 दूना के 14 हो गया, और ये हो गया 11 दूना के 22, 11 8 88, और ये 2 दूना 4 दूना 8, और ये 8 से 8 कट गया। यदि हमारी आर की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 1। आर बराबर कितना आ गया, 1। हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, हमसे पूछा है बेलन के आधार का व्यास कितना होगा। तो आधार का व्यास कितना होगा बेटा, व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये आर बराबर जो 1 निकला है, ये आर हमारी त्रिज्या है, तो व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी व्यास बराबर कितना हो जाएगा, 2r। 2r कैसे हुआ, क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी जो त्रिज्या हमारी होती है वह व्यास की आधी होती है। तो व्यास बराबर जब 2r है तो 2 गुणा r का मान 1 है, यानी व्यास हमारा कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा, तो व्यास हमारा कितना आ गया, ये आधार का व्यास जो पूछा है, तो व्यास बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। 5 क्या कह रहा है, 5 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि 5 वाला प्रश्न बहुत ही आसान है, और इस टाइप के प्रश्न मैं आपको बहुत सारे करा चुकी हूँ पिछली वीडियो में। तो प्रश्न कह रहा है बेटा कि यक्स प्लस 1/x बराबर p हो, तो x² प्लस 1/x² का मान बताना है। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए ये जो x प्लस 1/x है, इसका हम लोग बेटा वर्ग कर देंगे बराबर p², यानी ये जो दिया है x प्लस 1/x बराबर p, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। वर्ग करने से क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि यहाँ देखिए वर्ग करने के बाद ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x बराबर p²। ये a² प्लस b² प्लस 2ab होता है ना, तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। अब यहाँ देखिए x से x कट गया, बचा कितना बेटा, x² प्लस 1/x²। ये देखिए प्रश्न में हमसे पूछा क्या है, x² प्लस 1/x², तो x² प्लस 1/x² हम लोग बाएं साइड में रखते हैं, बाकी जो बचा कुचा है उसको हम लोग दाहिने कर देते हैं। तो दाहिने जब करेंगे बेटा तो ये p² दाहिने है ही, इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ बचा है सिर्फ और सिर्फ 2, तो 2 प्लस में है, जब इसका पक्षांतर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा -2। अब x² प्लस 1/x² का मान कितना आ गया, p² - 2, तो p² - 2 वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। अब 6 वाला देखिए, 6 वाला भी मैंने आपको मतलब इस टाइप के प्रश्न मैं बहुत ज़्यादा करवा चुकी हूँ। लगभग हर प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्न आ ही जाते हैं, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बेटा एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है।
आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है बेटा कि जैसे जो संख्या सबसे छोटी है सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर जो उससे बड़ी है उसको लिखेंगे, फिर जो उससे बड़ी है उसको लिखेंगे और फिर जो सबसे बड़ी है उसको लिखेंगे। यानी ये पर्वतारोही आकार में चलती है, यानी छोटे से लेकर बड़े क्रम की तरफ। तो चलिए हम किसी भी ऑप्शन से कोई एक भिन्न ले लेते हैं। ऑप्शन ए ले लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? ये ऑप्शन ए में देखिए ये 3/8 है और ये बेटा 5/9 है और ये 2/3 है, 5/6 है। ऑप्शन ए से हमने सारे भिन्न ले लिए। अब यही हल कर लीजिए, जैसे जो छोटा बड़ा जैसे आएगा हम लोग उसे उसी क्रम में सजा देंगे। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग या तो इसको दशमलव में बदल कर निकाल सकते हैं या तो एलसीएम लेकर निकाल सकते हैं। एलसीएम वाला तरीका मैं आपको क्यों बताती हूँ, क्योंकि मान लीजिए यदि एग्ज़ाम में बड़ी संख्याएं दी हो तो एलसीएम वाला आसान होता है। अब करना क्या है बेटा, सबसे पहले हमें अंश और हर का अंतर निकाल लेना है। तो अंश और हर का अंतर कितना आएगा? 3 और 8 का अंतर कितना है? 5। और यहाँ देखिए 5 और 9 का अंतर कितना है? 4। 2 और 3 का अंतर कितना है? 1। 5 और 6 का अंतर कितना है? 1। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो भिन्न के अंश और हर का जो अंतर आता है उसका हम लोग लसा लेते हैं। तो 5, 4, ये जो भिन्न का अंतर आया है 5, 4, 1 और 1, इनका अगर लसा हम लोग लेंगे बेटा तो इनका लसा आएगा 20। 5, 4, 1, 1 का लसा कितना आएगा? 20। अब क्या करना होता है, अब ये जो संख्या अंतर वाली आती है उसका हम लोग इस एलसीएम में भाग करते हैं और जितनी बार जाता है उसका इस अंश में गुणा करते हैं। जैसे ये 20 जो एलसीएम आया है इसमें इस 5 अंतर जो 5 आया है उससे भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 4 बार गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस अंश में 4 का गुणा कर देंगे। तो जब 4 का गुणा कर देंगे तो ये 4 तिया के 12 यानी 12 आ गया। अब सेम वैसे ही दूसरे में करेंगे। दूसरे में देखिए ये एलसीएम आया है 20, 20 में इसके अंतर कितना आया है? 4। 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा। तो बस इस अंश में हमें 5 से गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा बेटा 5 पचे 25। अब जब ये 25 आ गया, ये हो गया 25। अब सेम चीज़ वही आगे करेंगे। एलसीएम 20 आया है, अंतर 1 है। 20 में 1 से भाग करेंगे तो 20 बार जाएगा और यहाँ इसके अंश में 20 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो 2 दूना के 4, ये हो गया 40। अब वैसे ही सेम यहाँ करेंगे, यहाँ भी 20 आएगा बेटा, यहाँ भी हम लोग 20 से गुणा कर देते हैं। तो 5 दूना के 10 यानी 20 पंचे 100 आ गया। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है कि आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में ये संख्याएं देखिए, ये ऑप्शन ए ही सही है, क्योंकि देखिए सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 12। तो 12 के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे? 3/8, यानी 12 जो है 3/8 के स्थान पर आया है। दूसरे स्थान पर देखिए 25 है। 25 किसके स्थान पर आया है? 5/9 के स्थान पर। उसके बाद 40 है। 40 किसके स्थान पर आया है? 2/3 के स्थान पर। और 100 किसके स्थान पर आया है बेटा? 5/6 के स्थान पर। यानी हम लोगों का ऑप्शन ए जो है वही सही हो जाएगा। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े क्रम में चलना था, तो छोटे से बड़े क्रम में हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है? 7 देखिए, 7 वाला भी प्रश्न देखने में बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, अब इस सवाल को देखते ही तुरंत वो लोग क्या करेंगे कि 999 तुरंत कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 999 उन्हें हर जगह दिख रहा है। तो 999 वो एकदम एक झटके में कॉमन लेकर उसके बाद काम तमाम कर देंगे, जबकि बेटा 999 कॉमन है नहीं। अब आप लोग ज़बरदस्ती ले लें तो वो अलग बात है, लेकिन नियम के हिसाब से 999 कॉमन है नहीं। अब कॉमन नहीं है तो अब कैसे करेंगे इसको हम लोग? अगर 7 का गुणा 999 में करें, जितना आए उसमें 1 जोड़ें और फिर वैसे ही सेम 999 का गुणा 7 में जो आए 2 जोड़ें, फिर जो नई भिन्न बनेगी उसके हर का लसा लेंगे, फिर भाग करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम है। तो अब सबसे आसान तरीका क्या करेंगे बेटा, अगर
ये ए सही बी बटा सी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा ए प्लस बी बटा सी। ये एक फॉर्मूला होता है, ए सही बी बटा सी का विस्तार अगर हम लोग करें तो ये हो जाता है ए प्लस बी बटा सी। अब मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये प्रश्न देखिए 999 सही 1/7 जो है वो ए सही बी बटा सी के रूप में है। तो इसका जब हम लोग विस्तार करेंगे तो ये 999 प्लस 1/7 के रूप में आएगा, यानी ए प्लस बी बटा सी है ना। तो बस अब कुछ करना है नहीं, चलिए हम लोग वैसे ही कर देते हैं। तो अब करना क्या है, ये देखिए ये हो गया 999 प्लस 1/7। सेम वैसे ही विस्तार करते जाएंगे उस फॉर्मूले, जो फॉर्मूला मिला था हमें वैसे ही। तो 999 प्लस 2/7 यहाँ हो जाएगा बेटा प्लस 999 प्लस 3/7। आगे हो जाएगा प्लस 999 प्लस 4/7 प्लस 999 प्लस 5/7 और आगे हो जाएगा बेटा 999 प्लस 6/7। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए, अब 999 देखिए सब अलग अलग हो गया, यानी 999 कितनी बार आया है, 999 6 बार आया है। तो या तो हम लोग 999 को 6 बार जोड़ें और या तो डायरेक्ट हम लोग 6 से गुणा कर दें। जैसे अभी आप लोगों को कह दिया जाए कि 20 5 बार जोड़िए, तो या तो आप 20 5 बार जोड़ेंगे तो भी 100 आएगा, और 20 का गुणा यदि आप 5 में कर दे रहे हैं तो 20 25 100 तो भी 100 आ जाएगा। तो 999 का गुणा हम लोग डायरेक्ट 6 में कर दे रहे हैं। 6 बार जोड़ने से अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट 6 से गुणा कर दें। अब आगे क्या बचा बेटा, आगे प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। अब आगे बचा कितना, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ये हमारा आगे बचा है। अब देखिए 999 का गुणा जब आप लोग 6 में करेंगे तो 9 6 के 54, 9 6 के 54, 4 59 और 9 6 के 54, 5 59। 999 का गुणा जब हम लोग 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 5994। आगे प्लस है बेटा तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ देखिए मैं आपको बताई थी, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हर समान है, यानी भिन्न अगर दिया हुआ है और भिन्न का हर समान है तो भिन्न का हर हम लोग एक बार लिखेंगे और अंश को डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो सभी भिन्न का हर समान है, यानी 7 सबके हर में है, तो 7 हम लोग हर में लिख लेंगे और अंश को डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21, ये हो जाएगा 21। तो ये देखिए बेटा 7 तिया के 21 कट गया। अब 5994 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो ये आएगा 5997। तो 5997 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, 8 क्या कह रहा है। अब 8 देखिए, 8 तो बहुत ही आसान है। आसान कैसे है, हमसे यक्स का मान पूछा है। तो ये बेटा 3 यक्स बराबर ये 16 माइनस 7 हो जाएगा। 16 माइनस 7 कैसे हुआ, इस प्लस 7 का हम लोग पक्षांतर कर दिए तो 16 माइनस 7 हो गया। अब 3 यक्स बराबर 16 में से 7 जाएगा, बचेगा कितना, 9 यक्स बराबर ये हो गया बेटा 9/3। बटा 3 कैसे आया, इस 3 का पक्षांतर किए, 3 यक्स के साथ गुणे में है, इसका पक्षांतर भाग हो जाएगा। तो ये हो गया 3 तिया के 9, यानी यक्स बराबर कितना आ गया, 3। हमसे यक्स की वैल्यू ही पूछा है तो 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। अब 9 वाला देखिए, 9 वाला भी बहुत आसान है। 9 वाला सवाल बेटा, इस टाइप के सवाल मैं आपको कई करा चुकी हूँ। तो अब देखिए 378 गुणा 236 गुणा 459 गुणा 312। अब इन सब का गुणा करें हम लोग और उसके बाद इकाई का अंक निकालें तो ये हो तो जाएगा, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और एग्ज़ाम में इतना टाइम कहाँ होता है कि कोई इतना ज़्यादा डिटेल कर पाए। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हमसे इकाई का अंक पूछा है, तो जब हमसे इकाई का अंक पूछा है तो हम डायरेक्ट इकाई का अंक निकाल लें। हम दहाई सैकड़े हज़ार के चक्कर में क्यों पड़े।
तो इकाई का अंक जब पूछा है तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो जितनी संख्याएं दी हुई हैं हम सब के सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक ले लेते हैं, बाकी संख्या को छोड़ देंगे। तो 378 में इकाई का अंक 8 है, 8 ले लिए। 236 में इकाई का अंक 6 है, 6 ले लिए। 459 में इकाई का अंक 9 है, ले लिए। और 312 में इकाई का अंक 2 है, 2 ले लिए। अब क्या करेंगे बेटा, ये देखिए 8 6 के 48 गुणा 9 दूना के 18। अब 48 का गुणा 18 में भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे इकाई का अंक पूछा है। जब संख्या दहाई में चली जाए तो सिर्फ और सिर्फ फिर से आप लोग इकाई का अंक ले लीजिए। अब यहाँ देखिए 48 में इकाई का अंक 8 है और 18 में भी इकाई का अंक 8 है। तो बस अब 8 गुणा 8 बचा, तो 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 अठाई 64 हो गया। अब 64 में इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो यही हमारा आंसर हो गया। 4 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो गया। तो चलिए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है बेटा कि यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी है तो 9 स्टार 10 का मान बताना है। हमें कितने का मान बताना है, 9 स्टार 10 का। प्रश्न में हमें दिया है कि a स्टार b बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ए बी। ये वैल्यू हमें प्रश्न में दिया है, 9 स्टार 10 का मान हमसे पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, a के स्थान पर 9 रखेंगे और b के स्थान पर 10 रखेंगे। तो चलिए 9 और 10 को रख कर देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ देखिए a स्टार b बराबर क्या है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 9 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो बी के स्थान पर 10 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए गुणा के बी, तो ए गुणा के बी कितना आ जाएगा, 9 गुणा के 10। बस अब कुछ करना है नहीं, अब इसी को बस हल कर लेना है। तो हमारा 9 स्टार 10 का मान आ जाएगा। तो 9 9 के 81 हो गया, प्लस ये 10 दहा में 100 हो गया बेटा, और ये 9 दहा में 90 हो गया। अब क्या करेंगे, ये देखिए 81 प्लस 100 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 10, और 81 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 91, यानी 91 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है बेटा, 11 कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त्य 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। अब ये देखिए, ये एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये आप लोग सबको पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा कि संख्याओं का लस, ये होता है संख्याओं का लस गुणा संख्याओं का मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये बेटा फॉर्मूला होता है, ये बहुत ही पुराना फॉर्मूला है और मैंने भी आप लोगों को ये बहुत बार बता चुकी हूँ। संख्याओं का लस गुणे संख्याओं का मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब प्रश्न में देखिए हमें दिया है संख्याओं का लस, लघुत्तम समापवर्त्य कितना दिया है, 1989। तो लस की जगह हम लोग 1989 लिख देंगे, गुणा मस कितना दिया है, 13 बराबर उनमें से एक संख्या, यानी अगर हम पहली संख्या 117 दिया हुआ है, ये दिया है ना कि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या, तो एक संख्या पहली संख्या 117 है गुणे दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो दूसरी संख्या हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए 1989 को तो ऐसे ही लिख लेंगे, गुणा 13, ये 13 गुणा और बटा के 117, बटा 117 कैसे आया बेटा, ये देखिए 117 जो है दूसरी संख्या के साथ गुणे में है, जब 117 का हम लोग पक्षांतर करेंगे तो वो भाग में चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए 13 नामा 117 हो गया और दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 9 का भाग जब हम लोग 1989 में देंगे तो ये देखिए दूसरी संख्या 9 दूना के 18, एक बचा वापस 9 दूना के 18 और 9 एकन्नम 9, यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई, 221। और प्रश्न में हमसे दूसरी संख्या ही पूछा है तो 221 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। 12 क्या कह रहा है, 12 वाला प्रश्न भी देखिए है बहुत आसान, आप लोगों को भले ही कठिन लग रहा होगा लेकिन अभी आप लोग लगाइएगा तो बहुत ही आसान सवाल है।
आसान कैसे है बेटा, अब यहाँ देखिए ये 3/4 तो अकेले है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। ये सब संख्याओं के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो 3/4 है, उसके बाद गुणा है, गुणा हम लोग लगा दिए। अब 1 + 1/3, 1 + 1/3 है, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 × 9 3 और +1 करेंगे, तो 3 × 9 3 और 3 और 1 कितना हो गया बेटा 4, 4/3, ये हर में 3 है तो 4/3 हो जाएगा। आगे गुणा है, गुणा लगा देंगे। अब सेम चीज़ वैसे यहाँ भी करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 × 9 3 +2 करेंगे, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, बटा हर में 3 है तो 3 लिख देंगे। अब गुणा है, गुणा लगा देंगे। अब यहाँ देखिए सेम वैसे करेंगे, 5 का गुणा 1 में, 5 × 9 5 -2 करेंगे। -2 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए बीच में माइनस लगा हुआ है, तो 5 × 9 5 करेंगे, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना 3 और बटा 5 है तो बटा 5 हम लोग बेटा लिख देंगे। आगे गुणा है, गुणा लगा देंगे। अब सेम चीज़ आगे करेंगे, 7 × 9 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 और बटा 7 हर में 7 है तो 7 लिख देंगे। आगे गुणा है, गुणा लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 13 × 9 13, 13 - 12, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है, तो 13 × 9 13, 13 - 12 करेंगे तो कितना बचेगा 1 और हर में 13 है तो हर में 13 हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। अब बराबर कितना आएगा बेटा, अब ये देखिए 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, 13 से 13 कटा, बचा कितना 1/7, यानी सब कट पिट कर बचा कितना 1/7। इस प्रकार के प्रश्न बेटा इस तरह से सेट किए जाते हैं कि लगभग सभी संख्याएं कट जाती हैं, मुश्किल से 1 या 2 संख्याएं बचती हैं, तो अंत में हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इस प्रश्न में देखिए सब कुछ कट पिट कर कितना आया 1/7, तो 1/7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 1/7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। 13 क्या कह रहा है, अब 13 वाला देखिए, 13 वाला भी बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है बेटा, जो बच्चे थोड़ा बहुत जानते हैं उनको तो ये छोटे मोटे फॉर्मूले हैं वो तो पता ही होगा, बाकी जिन बच्चों को नहीं पता है वो ऐसे छोटे मोटे जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a³ + b³ a³ - b³, a² - b², ये सब जो छोटे मोटे फॉर्मूले हैं उनको आप थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, क्योंकि अक्सर प्रश्न में ये ऐसे फॉर्मूले लग जाते हैं। अब इस प्रश्न में भी देखिए, इस प्रश्न में भी फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, प्रश्न दिया है कि a = 11 b = 9 है, तो a² + b² + ab बटा a³ - b³ का मान बताइए। अब यहाँ देखिए ये a² + b² + ab, इसको तो हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, बटा अब यहाँ देखिए a³ - b³ है। अब a³ - b³ का फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, तो ऐसे छोटे मोटे फॉर्मूले बेटा आप लोग थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। तो a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ बराबर होता है, एक ब्रैकेट में होता है a - b और दूसरे ब्रैकेट में होता है बेटा a² + b² + ab। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या, a³ - b³ का। अब यहाँ देखिए अंश में a² + b² + ab अंश में है और a² + b² + ab हर में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा कितना, ऊपर अंश में 1 बचेगा और नीचे a - b बचा। ये a² + b² + ab से a² + b² + ab कट गया, बचा कितना 1/a - b। अब 1/a बराबर कितना दिया है हमें प्रश्न में 11 और b बराबर कितना दिया है 9, तो 11 में से जब हम लोग 9 माइनस करेंगे तो आएगा कितना बेटा 2, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 1/2। 1/2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है बेटा कि यदि 4 की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 6, 6 की पावर c बराबर 7 तथा 7 की पावर d बराबर 8 हो, तो a b c d यानी a × b × c × d का मान बताना है।
अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग संगत पदों का गुणा कर दे रहे हैं। संगत पदों का गुणा करने का क्या मतलब है, संगत पदों का गुणा करने का मतलब ये है कि बाएं पक्ष का गुणा बाएं में और दाहिने पक्ष का गुणा दाहिने में कर दे रहे हैं। चलिए देखते कैसे करते हैं। जैसे ये देखिए 4 की पावर a बराबर 5 है, तो इसमें बायां पक्ष कौन सा है, 4 की पावर a गुणा 5 के पावर b बराबर 6 में बायां पक्ष कौन सा है, 5 के पावर b। ऐसे ही 6 के पावर c बराबर 7 है, तो इसमें बायां पक्ष कौन सा है, 6 के पावर c। तथा 7 के पावर d बराबर 8 में बायां पक्ष कौन सा है, 7 के पावर d। तो सब संख्याओं में बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष में हम लोग कर लिए। अब बचा दाहिना पक्ष, तो दाहिना पक्ष पहले पक्ष में कितना है, 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, यही बचा है हम लोगों का। अब देखिए ये देखिए ये 5 6 7, ये 5 6 7, ये तो दोनों पक्ष में है। अब यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ कैसे लग रहा है बेटा, यदि इस पक्ष में भी या तो 8 होता या तो 4 होता, तो यहाँ देखिए 4 5 6 7 और 5 6 7 8, यानी ये अगर दोनों पक्ष सेम हो जाते, दोनों पक्ष बराबर हो जाते, तो हम लोग घात की तुलना कर देते। दोनों पक्ष के आधार यदि समान हो जाएं तो हम लोग घात की तुलना कर देंगे, तो ABCD का मान आ जाएगा। तो अब आधार बराबर करने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को हम लोग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 का गुणा 2 बार, यानी 2 गुणा 2 बराबर 4। तो 4 को हम लोग 2 की पावर 2 लिख लिए। इसके पावर a अभी बचा है, तो यहाँ 2 के आगे हम लोग a लिख लेंगे। अब आगे क्या करेंगे, अब यहाँ 5 के पावर b गुणा 6 के पावर c गुणा 7 के पावर d, इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे, इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब आगे क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए पहले स्थान पर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, दाहिने पक्ष में भी पहले स्थान पर 2 लिखेंगे। तो 2 कैसे लिखेंगे, ये 8 देखिए, 8 को हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये जो 8 दिया है, इसको हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब होता है बेटा कि 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे। अब दूसरे स्थान पर देखिए बाएं पक्ष में 5 है, तो यहाँ दूसरे स्थान पर हम लोग 5 लिख रहे हैं। 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब आगे देखिए तीसरे स्थान पर बाएं पक्ष में 6 है, तो हम लोग भी 6 की पावर 1 लिख देंगे। अब बचा 7, तो 7 की पावर भी 1 लिख सकते हैं। अब देखिए बाएं पक्ष में 2 गुणा 5 गुणा 7, 6 गुणा 7 बन गया आधार में, और 2 5 6 7 यहाँ दाहिने पक्ष में भी बन गया, यानी आधार हम लोगों का समान हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम घात की तुलना कर दे रहे हैं। तो घात की जब तुलना करेंगे बेटा, तो यहाँ देखिए 2 की पावर 2a है, तो यानी 2a बराबर, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 2a बराबर 3 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया बेटा, 3/2। अब यहाँ से देखिए b बराबर कितना आ गया, 5 की पावर b है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो b बराबर 1 आ गया। और c बराबर कितना आया, ये 6 की पावर c देखिए यहाँ है, और 6 की पावर 1 यहाँ है, तो यानी c बराबर 1 आ गया, और d बराबर भी 1 आ गया। कैसे, यहाँ देखिए 7 की पावर d है, यहाँ 7 की पावर 1 है, तो d बराबर कितना आ गया, 1। अब हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि a गुणा b गुणा c गुणा d, यानी यही तो पूछा है, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। तो बस अब कुछ करना है नहीं, ये हो गया a b c d, यही बराबर पूछा है। तो a का मान कितना है बेटा, 3/2 गुणा b का मान 1 है, c का मान 1 है, और d का मान 1 है, यानी मिला जुला के कुल a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मान कितना आ गया, 3/2। तो 3/2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 15 यानी इस प्रैक्टिस सेट का हम लोगों का आखिरी प्रश्न है। 15 आखिरी प्रश्न है, तो अब आप लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न कह रहा है बेटा कि 3/1 गुणा 4
प्लस 5/4 गुणा 9 प्लस 7/9 गुणा 16 प्लस डॉट डॉट ऐसे चला जाएगा कहाँ तक, प्लस 19/81 गुणा के 100। अब अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि यदि हर के गुणनफल का अंतर अंश के समान हो, क्या बताया था कि यदि हर के गुणनफल का अंतर अंश के समान हो तो फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, 1/, छोटा गुणनखंड माइनस 1/, बड़ा गुणनखंड। तो अब देखिए ये मैं क्या बोली हूँ कि हर के गुणनफल का अंतर, हर का गुणनफल कितना है 1 × 4, यही तो हर है। तो 1 और 4 का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा, यानी अंश आ गया। 4 में से 1 जब निकालेंगे, अंतर का मतलब होता है माइनस करना। तो गुणनफल 1 × 4 गुणनफल करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि गुणनफल वो पहले से करके दिया है। और इनका अंतर देखिए अंश के समान है, यानी 4 और 1 का अंतर 3, अंश के समान है। अब वैसे ही देखिए ये 4 × 9, यानी हर कितना है 4 × 9। अब इनके गुणनफल का अंतर देखिए अंश के समान है, यानी 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, ये देखिए अंश आ गया। यानी ये जो रूल है वो इस प्रश्न को फॉलो कर रहा है कि हर के गुणनफल का अंतर अंश के समान हो। तो फॉर्मूला क्या बनता है, 1/, छोटा गुणनखंड माइनस 1/, बड़ा गुणनखंड। तो बस अब इस प्रश्न में वही चीज़ कर लेंगे। ये देखिए 3/1 × 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/, छोटा गुणनखंड, छोटा गुणनखंड 4 और 1 में कौन सा है 1, माइनस 1/, बड़ा गुणनखंड, बड़ा गुणनखंड कौन सा है बेटा 4। आगे प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब 4 × 9 में ये देखिए 1/, छोटा गुणनखंड, छोटा गुणनखंड 4 है, और माइनस 1/, बड़ा गुणनखंड, बड़ा गुणनखंड कौन सा है 9 है। अब वैसे ही 1/, छोटा गुणनखंड 9 माइनस 1/, बड़ा गुणनखंड 16। अब ऐसे ही बेटा प्लस प्लस करके चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये 19/81 गुणा के 100 है, तो इसमें भी आ जाएगा कितना, 1/, छोटा गुणनखंड, 100 और 81 में छोटा कौन सा है 81 है, तो 1/, छोटा गुणनखंड माइनस 1/, बड़ा गुणनखंड। अब देखिए अब क्या होगा, ये देखिए 1/4 माइनस में है, 1/4 प्लस में है, ये कट गया। 1/9 माइनस प्लस है तो ये भी कट गया। 1/16 ये देखिए माइनस में है, आगे ये प्लस 1/16 आएगा, तो 1/16 से 1/16 कट गया। ये बेटा 1/81 से ये पीछे वाला 1/81 कट जाएगा। तो अब बचा कितना, ये 1/1 को हम लोग 1 लिख सकते हैं, माइनस लास्ट में बचा है 1/100, यही तो बचा है। सब कट पिट कर कितना बचा, 1 माइनस 1/100 बचा है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए 100 का गुणा तिर्यक कर देंगे 1 में, तो 100 × 100 माइनस 1 करेंगे, ये 100 × 100 माइनस 1 करेंगे, तो 100 में से 1 निकालेंगे, कितना बचेगा 99, और नीचे हर में 100 है तो हर में 100 लिख देंगे। यानी हमारा आंसर कितना आ गया 99/100। तो 99/100 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा आज हम अपने क्लास को यहीं विराम देते हैं। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।